रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, पॉलिटी में इसके पहले हम अनुच्छेद 85 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 17 वगैरह की चर्चा की हुई थी। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 85 के बाद आता है अनुच्छेद 86, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 86 का मेन जो पॉइंट है वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं वो कब देते हैं? प्रत्येक वर्ष का जो पहली बैठक होती है, पहला सत्र होता है जो कि बजट सत्र होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठा के राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, जिसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 86 में है। फिर है अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो अनुच्छेद 86 है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, लेकिन जो अनुच्छेद 87 है वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। क्यों? क्योंकि जब 5 वर्ष बाद लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नए संसद चुने जाएंगे, नई लोकसभा का गठन होगा, तो उस नई लोकसभा जो होगी वो जब पहली बार संसद में बैठेगी तो उस समय राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, जिसको विशेष अभिभाषण कहा जाता है। और ये जो विशेष अभिभाषण होता है, ये पहले से ही मंत्रिमंडल द्वारा जो लिखा गया होता है अभिभाषण, उसी को राष्ट्रपति जी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा जो लिखकर अभिभाषण दिया गया होता है, राष्ट्रपति जी उसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 86, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है, जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है तथा मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है। देखिए, यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है कि अनुच्छेद 88 में है कि जो मंत्रिमंडल होता है या जो मंत्री होते हैं और जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल, ये किसी भी सदन में बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल पे चर्चा हो रही है, किसी बिल पे चर्चा हो रही है, तो जो महान्यायवादी हैं वो उस बिल का पक्ष रख सकते हैं कि हाँ, इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये चेंज किया गया है। मतलब वो किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसी तरह जो मंत्री होते हैं वो भी दोनों सदनों में बोल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन जो महान्यायवादी होते हैं वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी को बताया गया है कि जो मंत्री होते हैं और महान्यायवादी होते हैं वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु जो महान्यायवादी होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 89, इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का राष्ट्रपति होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो राष्ट्रपति अपना मत देते हैं। इनके मत को निर्णायक मत कहते हैं। यानी अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए वो ना ही लोकसभा के होते हैं और ना ही राज्यसभा के होते हैं। लेकिन जब हम चर्चा करें उपसभापति की, तो जो राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य होंगे, राष्ट्रपति उन्हीं को उपसभापति नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, और जो ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं या फिर राज्यसभा के सभापति जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं, वो कभी भी वोट नहीं करते हैं। वो राज्यसभा में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि भैया वो राज्यसभा के सदस्य ही नहीं है, तो वोट कैसे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिल है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो गए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हम 20 वोट मान लेते हैं तो 10 वोट पक्ष में पड़े हैं, 10 वोट विपक्ष में पड़े हैं, तो दोनों समझ लीजिए बराबर हो गए। अब निर्णय कैसे लिया जाए? तो इस सिचुएशन में जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वो अपना मत डालते हैं। तो वो अपना मत जिसके पक्ष में डालेंगे, समझ लीजिए वही सही माना जाएगा। इसीलिए इनके मत को निर्णायक मत कहते हैं, यानी कि इनका जो मत होगा वो निर्णय ला देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे है अनुच्छेद 90,
उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा है। यानी इसमें कहा गया है कि अगर उपसभापति का पद रिक्त होगा तो क्या होगा, उनका पद त्याग होगा तो क्या होगा, अगर उन्हें पद से हटाना है तो क्या किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पद से हटाना है तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा, है ना। उनका पद रिक्त है तो उनके स्थान पर कार्य कौन करेगा। इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा है अनुच्छेद 90 में। फिर है अनुच्छेद 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों की चर्चा है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो सभापति होंगे वो राज्यसभा के कार्यों का निर्वहन करेंगे, वहाँ पे सारा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक अन्य व्यक्ति की बात की गई, अन्य व्यक्ति का अर्थ होता है कि जो उपसभापति होते हैं उनको अन्य व्यक्ति, या फिर मान लीजिए किसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति भी ना रहें, यानी कि सभापति भी ना रहें और उपसभापति भी ना रहे तो क्या होगा। तो उस समय पे पूरे राज्यसभा में वरिष्ठतम 5 व्यक्तियों के नाम राष्ट्रपति जी के पास भेजे जाते हैं। तो उन 5 व्यक्तियों में से किसी एक को राष्ट्रपति जी सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अन्य व्यक्ति की शक्तियों की चर्चा की गई है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होना। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, उसको पद से हटाया जाने वाला है, इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति उपसभापति के पद पर नहीं बैठेगा, ठीक है। अनुच्छेद 92 में यही कहा गया है कि अगर उसे हटाने की कोई प्रक्रिया चल रही है, हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो, या फिर विचार भी किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति सभापति के पद पर नहीं बैठेगा। तो ये था अनुच्छेद 92। अब अनुच्छेद 93 के से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको अनुच्छेद 92 तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।